बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, उसमें हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था और फ्लूइड्स की मोशन को स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ। तो आइए देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन और स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है। तो इसमें सबसे पहले जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसके बारे में हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में से किसी एक फ्लूइड में से पास करता है तो उसे कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आप गाड़ी में जा रहे हों और आप विंडो में से अपना हाथ बाहर निकालें तो आपके हाथ पर ऑपोजिट यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, उसे एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग भी कहते हैं और हम उसे आज नाम देंगे ड्रैग फोर्स का। तो ड्रैग फोर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, ज़रा देखिएगा। ड्रैग फोर्स क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। किसी एक फ्लूइड में से गुजरते हुए जो ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो इसके साथ अगर हम रिटार्डिंग फोर्स भी लिख लें तो ये कुछ ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिवली बता सकेगा कि इसका मतलब क्या है। तो ड्रैग फोर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं। ड्रैग फोर्स क्या है? इट इज़ द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। ये डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 193 पे, जो आपका टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ, उसके सेकंड पैराग्राफ में ये आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी। तो वहाँ से आप ये डेफिनेशन हाईलाइट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि ये ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ज़रा देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल कर रहा है किसी एक फ्लूइड में से, सपोज पानी में से ये फॉल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी मोशन की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स है। तो ड्रैग फोर्स के लिए मैंने इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ड्रॉ की है। इसका मतलब है कि जब ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी तो वो हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। जैसे अभी हमने गाड़ी में से जब हाथ बाहर निकाला तो हमारे हाथ पर मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट की, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? ड्रैग फोर्स का। अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये इसकी वजह क्या है, क्यों ये पैदा होती है। तो हमने ये पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, और हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे इस करंट केस में, करंट टॉपिक में एक्शन और रिएक्शन किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, इसमें अगर हम देखें तो एक्शन मैंने लिखा है द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द फ्लूइड। इसका मतलब है कि ये वो फोर्स है जो फ्लूइड पे लग रही है। लगा कौन रहा है? ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम मूव कर रहे हैं किसी एक फ्लूइड में से, तो जो हम फोर्स लगाएंगे उसकी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो होगा हमारा एक्शन, और रिएक्शन तो इसके बिल्कुल इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम रिएक्शन की बात कर लें इसमें, तो रिएक्शन है फोर्स विच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है। लगा कौन रहा है? फ्लूइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन के तौर पे ये फोर्स एक्ट करेगी और ये हमारे एक्शन की हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया? ड्रैग फोर्स को डिफाइन किया, ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन डिस्कस की। डायरेक्शन डिस्कस करने के बाद हमने इसकी कॉज के बारे में बात की कि ड्रैग फोर्स जो है इसकी वजह क्या है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं इसकी डिपेंडेंस की तरफ कि ड्रैग फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये मैंने फैक्टर्स लिखे हैं। सबसे पहला फैक्टर मैंने लिखा है साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। तो ज़रा देखिए, अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स किसी एक ऑब्जेक्ट की जो कि किसी एक फ्लूइड में से पास करने वाला है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जितना किसी बॉडी का साइज़ कम होगा उसे कम एयर ड्रैग का या कम ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा, और जितना किसी बॉडी का साइज़ ज़्यादा होगा उतना उसे ड्रैग फोर्स का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। दूसरी हमने बात की है शेप की। तो बॉडी की शेप भी ड्रैग फोर्स को अफेक्ट करती है। जैसे अगर हम बात कर लें कि आम जो नॉर्मल एक गाड़ी है
उसे एयर फ्रिक्शन का कितना सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे किसी रेसिंग कार की या हम बात कर लेंगे डॉल्फिन की, तो इनकी जो बॉडी की जो जिस तरह से ये बनी हुई होती हैं, ये स्ट्रीमलाइन स्टाइल में बनी होती हैं, इन्हें कम से कम एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने पैराशूटिस्ट को देखा होगा कि वो अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन इस तरह से करते हैं या बॉडी की शेप इस तरह से बना लेते हैं कि वो एयर ड्रैग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता हूँ इस तरह से, तो स्ट्रेच कर लूँगा तो इसका मतलब है कि मेरी सारी की सारी बॉडी एक्सपोज होगी टू द एयर, तो मुझे ज़्यादा सामना करना पड़ेगा एयर ड्रैग का, ड्रैग फोर्स का। तो अगर मैं अपनी बॉडी को स्क्वीज़ कर लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने अपना साइज़ रिड्यूस कर लिया या शेप चेंज कर ली, तो अब मुझे कम ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की, डेंसिटी की और विस्कोसिटी की। डेंसिटी का मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना उनका मैस मौजूद है, तो जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ये जो ड्रैग फोर्स है उतना ज़्यादा सामना करना पड़ेगा किसी एक फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में से गुजरते हुए। इसी तरह से विस्कोसिटी भी इसी तरह से इसे इफेक्ट करेगी कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी एक फ्लूइड की, उतना ही उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा इफेक्ट होगी। थर्डली है रिलेटिव स्पीड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड, कि जितनी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही उसे ड्रैग फोर्स का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं उसी एग्जांपल से जो हमने स्टार्ट में ली थी कि जब आप विंडो में से हाथ बाहर निकालेंगे तो गाड़ी की स्पीड सपोज आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके हाथ पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। यानी कम स्पीड के लिए कम ड्रैग फोर्स थी और ज़्यादा फोर्स के लिए ज़्यादा ड्रैग फोर्स होगी। तो ये तीनों फैक्टर्स हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। तो सपोज कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है और इसे हम किसी फ्लूइड में से फॉल करवा रहे हैं जिसकी विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और ये मूव कर रहा है स्पीड v से, तो जो फोर्स इसे जिसका सामना करना पड़ेगा दैट इज़ ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स की डिपेंडेंस यहाँ पे जो हमने स्टडी की इसके मुताबिक हम इसे इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस। यानी जहाँ पे हमने साइज़ की बात की थी, तो साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ड्रैग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। उसके बाद हमने स्पीड की बात की कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी। तो हम कलेक्टिवली इन तीनों बातों को एक ही इक्वेशन में लिख लेते हैं कि ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड स्पीड ऑफ द स्फीयर और द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया a, तो इक्वेशन बन गई FD इज इक्वल टू A ईटा RV। यहाँ पे जो A है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है दैट इज 6 पाई। सो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। अब ये इक्वेशन एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन है जो हमें ड्रैग फोर्स के बारे में बता रही है और साथ में ड्रैग फोर्स की डिपेंडेंस के बारे में बता रही है। आइए अब इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या बताती है और इसका नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा यहाँ पे कि ये एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिसका नाम था सर जॉर्ज जी स्टोक्स। इसने 1851 में ये लॉ डिवाइस किया जिसे हमने अभी लिखा है ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इसने ये जो इक्वेशन डिवाइस की इसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। स्टोक्स लॉ क्या हमें स्टेट करता है, देखिएगा, ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली थ्रू अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इस जो ये मैंने लाइन यहाँ पे लिखी इसे हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो इस डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है इसकी स्टेटमेंट में कि ड्रैग फोर्स जो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें हम कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जितनी ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब वो स्लोली मूव कर रहा होगा किसी एक फ्लूइड में से,
तो उसकी जो ड्रैग फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो हमने दो बातें की हैं कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और दूसरा हमने यहाँ पे बात की है कि ये जो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और जो कि मूव कर रहा है स्लोली, बड़ी स्लो स्पीड पे जो मूव कर रहा है उसके लिए ये लॉ वैलिड होगा। तो स्टोक्स लॉ जो है हमारे पास ये हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी पर जो ड्रैग फोर्स लगेगी जब वो किसी एक मीडियम में से पास कर रहा होगा तो उसकी जो ड्रैग फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही उसे ज़्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। अब ज़रा देखिए कि ये जो स्टोक्स लॉ है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशंस हमारी बुक पे जो गिवन है ये आपको मिलेंगी पेज नंबर 193 पर ही, बिल्कुल लास्ट पे इस टॉपिक पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर के लिए, कि वाटर की जब सेडिमेंटेशन की जाती है यानी जो वाटर प्लांट्स हैं, वाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो, उनमें जो वाटर की सेडिमेंटेशन की जाती है, सेडिमेंटेशन क्या है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो हैं जो वाटर में कभी पाई जाती हैं उनको इसमें से रिमूव करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं प्रोसेस उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो स्टोक्स लॉ जो है ये फाइंड करता है अपनी एप्लीकेशन किस में, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर में। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स, यानी जो फ्लूइड्स हैं हमारे पास उनकी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टोक्स लॉ को। तो स्टोक्स लॉ को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक हम सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी के लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिमिटेशंस की तरफ कि जो स्टोक्स लॉ है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टोक्स लॉ की जो लिमिटेशंस हैं ये मैंने लिखा, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर वापस हम इसकी डेफिनेशन में चलें तो यहाँ पे मैंने आपको फोकस करवाया था, कंसंट्रेट करवाया था कि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, और दूसरी बात हमने यहाँ पे की थी कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोली। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिमिटेशंस में मैंने दो चीज़ें लिखी, एक मैंने कहा कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अदर देन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम स्टोक्स लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि ये वैलिड है ओनली फॉर लोअर स्पीड्स, हायर स्पीड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लोअर स्पीड्स के लिए यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्लो स्पीड पे और वो उसकी शेप भी स्फेरिकल है तो हम वहाँ पर स्टोक्स लॉ यूज़ कर सकेंगे, इसके अलावा हम स्टोक्स लॉ यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक बात ये आई कि स्लोअर स्पीड्स पे तो हम स्टोक्स लॉ को यूज़ कर लेंगे, देन व्हाट फॉर द हायर स्पीड्स, हायर स्पीड्स के लिए क्या करेंगे। तो हायर स्पीड्स के लिए ये देखिए मैंने लिखा जो ड्रैग फोर्स है ये हायर स्पीड्स के लिए सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती। हायर स्पीड्स के लिए ये तो जो हमने पढ़ा था ये तो था लोअर स्पीड्स के लिए, अगर हायर स्पीड्स की हम बात करेंगे तो ड्रैग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ये स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अगर हम इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव करें तो इक्वेशन हमारे पास आती है Fd इज इक्वल टू हाफ CD रो AV स्क्वायर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो CD है ये और साथ में ये हाफ CD ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसमें से CD को मैंने लिखा यहाँ पे ड्रैग कोएफिशिएंट। और ड्रैग कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ड्रैग कोएफिशिएंट एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसमें यहाँ पर जो हमने स्टोक्स लॉ में चीज़ें डिस्कस की हैं उसे एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं कि जो स्टोक्स लॉ है ये हमें ड्रैग फोर्स के बारे में बताता है कि ड्रैग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के, और ये लोअर स्पीड्स के लिए और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। इसके बाद हमने हायर स्पीड्स की यहाँ पे बात की
कि हायर स्पीड्स पे जो ड्रैग फोर्स है उसका स्पीड के साथ क्या रिलेशन होगा। तो हायर स्पीड्स के लिए जो स्पीड ड्रैग फोर्स है इट इज़ नॉट सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, बल्कि ये ड्रैग फोर्स जो है यहाँ पे स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन को ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए अपने पास लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप सी डी के यूनिट्स निकालेंगे, जिसे हमने ड्रैग कोएफिशिएंट का नाम दिया, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं निकलेंगे। सो मैंने इसे कहा कि ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर हमने स्टोक्स लॉ की एप्लीकेशंस भी देखी। स्टोक्स लॉ की 2 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी कि इसे सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं और किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड्स। तो इस तरह से हम स्टोक्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कामों के लिए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।